जय हिंद दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक कक्षा 9 का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा टॉपिक सेल का चल रहा था। तो सेल में हमारा जो आज का टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। क्या पढ़ना है हमें? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जीव द्रव्य होता क्या है। तो जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो जीव द्रव्य कैसा होता है? जीव द्रव्य जेली फॉर्म में होता है। आप सबने जेली खाई भी होगी, देखी भी होगी। तो समझिए कि एलोवेरा का प्लांट अगर आपने देखा है तो एलोवेरा में जिस टाइप का लिक्विड रहता है, व्हाइट व्हाइट लिक्विड वाला जो पोर्शन रहता है, तो सेम वैसे ये रहता है जीव द्रव्य। ये कहने का मतलब क्या होता है कि एक चिपचिपा जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। अगर जेली नुमा ना अगर वैसे तो हमें याद रखना है कि अर्ध तरल पदार्थ होता है, अर्ध तरल पदार्थ। अगर अर्ध तरल पदार्थ नहीं याद होता तो हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला। कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है सभी कोशिका में पाए जाने वाला जेली जैसी संरचना होती है या अर्ध तरल पदार्थ होता है। तो हम बात करेंगे कि इसकी खोज सबसे पहले किसने, मतलब इसको सबसे पहले देखा किसने था। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य हम आज कैसे जानते हैं? हमसे पहले किसी ने तो जाना ही होगा। सबसे पहले किसने जाना था? तो सबसे पहले इसे कार्टी ने देखा था। किसने देखा था? किसने देखा था? सबसे पहले इसे कार्टी ने देखा था। लेकिन कार्टी को इसकी खोज का श्रेय नहीं जाता है। कार्टी को इसकी खोज का श्रेय नहीं जाता है। श्रेय किसको जाता है? डुजार्डिन को। किसको जाता है? डुजार्डिन को जाता है। जीव द्रव्य की खोज का श्रेय किसको जाता है? डुजार्डिन को जाता है। लेकिन जीव द्रव्य नाम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो पुरकिंजे थे। कौन थे? पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे यानी प्रोटोप्लाज्म को, जिसे हम आज जीव द्रव्य कहते हैं, उसे क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया। किसने दिया? पुरकिंजे ने। तो हम कह सकते हैं कि जीव द्रव्य नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पुरकिंजे थे। जो कोशिका में अर्ध तरल पदार्थ पाया जा रहा था उसको जीव द्रव्य नाम देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? पुरकिंजे थे। और इन्होंने ये नाम इसको दिया कब था? तो हमें ये याद रखना है, डेट 1837। 1837 ये याद रखना है कि जीव द्रव्य, अगर हम फिर से आपको एक बार रिपीट करवाते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। जीव द्रव्य सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला जेली नुमा पदार्थ होता है, या हम कह सकते हैं अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे सबसे पहले कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। लेकिन इसकी श्रेय का खोज किसे जाता है? डुजार्डिन को जाता है। लेकिन पुरकिंजे ने इस तरल पदार्थ का नाम जीव द्रव्य सबसे पहले किसने दिया? पुरकिंजे ने। कितने डेट में? 1837 में। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं। हमने जब फ्लो चार्ट दिखाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे हमने बाह्य आवरण पढ़ा था तो बाह्य आवरण के दो पार्ट हमने पढ़े थे। तो बाह्य आवरण के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? जीव द्रव्य था। तो जीव द्रव्य में जो ये दो पार्ट हैं, तो सबसे पहले क्या है? एक की हम बात करें तो एक कोशिका द्रव्य है, और दूसरा क्या है? ये केंद्रक द्रव्य है। द्रव्य तो वही है, जीव द्रव्य तो वही है। कहने का मतलब कि जैसे एक माँ है तो उसके दो बच्चे हैं, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये जीव द्रव्य है, इसके दो पार्ट हैं। तो जेली फॉर्म में ये दोनों भी रहेंगे। ये दोनों का स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? जेली फॉर्म में होंगे। ये लिक्विड नहीं होंगे, जेली फॉर्म में ही होंगे। कहने का मतलब कि अर्ध तरल पदार्थ ही होंगे, जेली फॉर्म में पाए जाएंगे। तो केंद्रक द्रव्य कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें केंद्रक और कौन आता है?
केंद्रक और केंद्रिका आते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रक और केंद्रिका तथा डीएनए, ये याद रखना है हमें कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और केंद्रक द्रव्य के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है तथा डीएनए भी पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग कहने का मतलब कि जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका जिससे मैन्युफैक्चर यानी बनी हुई होती है, डेवलप होती है, वो सब कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी अंग होते हैं। जैसे हमारी बॉडी जिस जिस पार्ट से बनी हुई है उसको हम बॉडी पार्ट कहते हैं, तो वैसे ही कोशिका जिस चीज़ से बनी हुई है उसको हम सेल पार्ट या कोशिकांग कह सकते हैं, कोशिका के अंग कह सकते हैं। तो कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। और केंद्रक द्रव्य में क्या पाए जाते हैं, केंद्रक और क्या, केंद्रिका तथा डीएनए पाए जाते हैं। ये समझ में आया। अब एक चीज होती है जो होता है क्या, प्लाज्मोलिसिस जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस जिसे कहते हैं, यानी कि जीव द्रव्य कुंचन हिंदी में कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन। तो ये जो जीव द्रव्य कुंचन है ये क्या होता है, ये आपको समझ में आया कि जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य मतलब कि एक ऐसा अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें सारी भौतिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जो शरीर की भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। और फिर उसके बाद जीव द्रव्य को सबसे पहले देखा किसने था, कार्टी ने देखा था। लेकिन कार्टी के बाद उसे मतलब उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है, डुजार्डिन को जाता है। लेकिन जो ये अर्ध तरल पदार्थ था इसका नाम जीव द्रव्य सबसे पहले किसने रखा था, पुरकिंजे ने रखा था 1837 में। और फिर हम जीव द्रव्य के दो पार्ट देखते हैं कि एक केंद्रक द्रव्य होता है और दूसरा कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य में क्या आता है, कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंदर जितनी चीजें आती हैं वो सारी चीजें आएंगी। और केंद्रक द्रव्य में क्या आएगा, केंद्रक के अंदर जितनी सारी चीजें आएंगी वो आएगा। अब फिर हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य कुंचन क्या है, यानी कि प्लाज्मोलिसिस। ये जीव द्रव्य से ही रिलेटेड है, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि जैसे कि इसमें पानी भरा पड़ा है, पानी कहने का मतलब कि क्या होता है, पानी नहीं अर्ध तरल पदार्थ कहते हैं, लेकिन अर्ध तरल पदार्थ में कुछ मात्रा पानी की तो होगी ही। तो ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का जो वाटर है, कहने का मतलब कि H2O, जीव द्रव्य का जो H2 है, अगर वो परासरण के द्वारा इसकी हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है। कहने का मतलब कि जीव द्रव्य से वाटर लॉस हो रहा है, किसके द्वारा, परासरण के द्वारा, यानी ऑस्मोसिस के द्वारा प्रोटोप्लाज्म से वाटर लॉस हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो जीव द्रव्य में मेम्ब्रेन होती है, मतलब कहने का मतलब कि जीव द्रव्य में जो झिल्ली होगी और जो उसमें पदार्थ पाए जाएंगे वो सब सिकुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं और एक गोले के समान हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कुंचन मतलब आपको समझना चाहिए कि कुंचन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना होता है। किसी भी चीज का अगर हम कुंचन कह रहे हैं तो वो सिकुड़ना होता है। तो यहाँ जीव द्रव्य है, ये कुंचन है। जीव द्रव्य मतलब कि ये आपको बताएं कि जीव द्रव्य मतलब क्या होता है। जीव द्रव्य मतलब जो जीव द्रव्य है उसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। मेम्ब्रेन सहित जितने भी पार्ट होंगे जीव द्रव्य में, जितनी भी चीजें होंगी वो सब सिकुड़ के एक गोले के रूप में आ जाएंगी। और इसमें से वाटर लॉस होगा, किसके थ्रू वाटर लॉस होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लॉस होगा। यानी कहने का मतलब कि जीव द्रव्य से परासरण के माध्यम से जल की हानि होगी। और जल की हानि से क्या होगा,
जो जीव द्रव्य में झिल्ली पाई जाती है तथा अन्य जो पदार्थ पाए जाएंगे जीव द्रव्य में, वो क्या होंगे, सिकुड़ के एक गोले के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा कोशिकांग। कोशिकांग से पहले हम ये जानेंगे कि जीव द्रव्य के कार्य क्या होते हैं। सॉरी, ये टॉपिक हम भूल गए, उससे पहले बता दें आपको। कोशिकांग से पहले हमें ये जानना है कि जीव द्रव्य के कार्य क्या होते हैं। जीव द्रव्य के कार्य, तो ये जो जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है, ये पहले पॉइंट पे हम जानेंगे कि ये चीजों को संग्रहित करता है। कहने का मतलब कि क्या है, ये जो जैव अणु होते हैं हमारे, ये जैव अणु को क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, जैव अणु मतलब जैसे कहने का मतलब कि अमीनो एसिड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक अमीनो अम्ल। ठीक, एक एग्जाम्पल हमारा हुआ। फिर अगर हम दूसरा देखें, अपना दूसरा, ये एक कार्य हुआ कि फिर दूसरा कार्य देखें कि जीव द्रव्य के माध्यम से ही, जीव द्रव्य के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फिर अगर हम तीसरा देखें, तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा है, ये हमारी तीसरी पॉइंट, जो ये तीसरी पॉइंट है हमारी। पहला क्या हुआ, जैव अणु को संग्रहित करता है, दूसरा पदार्थों का आदान प्रदान करता है। जैव अणु में हमने एग्जाम्पल देखा क्या, एमिनो एसिड। और फिर कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर में जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, जीव द्रव्य में होती है। तो कहने का मतलब कि जीव द्रव्य हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न हो रही है, जीव द्रव्य में। और जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल है। आपको आगे 11th वाले क्लास में पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में डिटेल से। तो ये जीव द्रव्य, पहला कार्य जैव अणु को क्या करता है, संग्रहित करता है। दूसरा, पदार्थों का आदान प्रदान जीव द्रव्य के माध्यम से होता है। फिर तीसरा, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया, जो हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हो रही है। कहने का मतलब कि किसी भी तरह की उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, उपापचयी क्रियाएं में हमने एग्जाम्पल ये लिया ग्लाइकोलिसिस का, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर आपको उपापचयी यानी मेटाबॉलिकल वर्क नहीं याद रहते, मेटाबॉलिज्म नहीं याद रहता है, तो आप ग्लाइकोलिसिस कह सकते हैं। मेटाबॉलिज्म याद रहता है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं याद रहता है तो आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, जीव द्रव्य में संपन्न होती है। तो आपके ये नंबर कटेंगे नहीं कहीं से। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक अगला, ये हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोशिकांग। तो कोशिकांग में सबसे पहले हमने आपको उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था कोशिकांग को। तो लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड करके नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सारे कोशिकांग एक साथ ही पढ़ेंगे और सबके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कोशिकांग कहने का मतलब है कि कोशिका जिन जिन अंगों से मिलके बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में कुछ झिल्ली युक्त, यानी कहने का मतलब कि मेम्ब्रेनस, जो हमारा सेल होता है उसमें कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं झिल्ली युक्त संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो जो ये झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिकांग। जो ये हमारा कोशिकांग है, कोशिकांग हम किसे कह रहे हैं, तो कोशिका में पाई जाने वाली झिल्ली युक्त संरचना को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं, झिल्ली युक्त
संरचना को, झिल्ली युक्त संरचना को क्या कह रहे हैं? कोशिकांग कह रहे हैं। तो इस कोशिकांग में हम कुछ कोशिकांग के नाम भी जानते हैं, जैसे नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, कोशाग्र कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं? कोशाग्र हिंदी में कहते हैं। फिर दूसरे पे अगर हम कहें गाल्जी काय, गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। तीसरे पे कहें हम ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। ये आपको हिंदी, ये अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की हिंदी आपको टफ हो सकती है, तो इससे आप कह सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। तो फोर्थ वाला टॉपिक हमारा है, क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कोशिका का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इस पे ध्यान देना है। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिफ्थ पे हमारा राइबोसोम, राइबोसोम। फिर सिक्स्थ है हमारा लयनकाय। फिर सेवंथ पे हम कह सकते हैं तारककाय। और एट्थ पे हम कह सकते हैं लाइसोसोम। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है, और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कोशिकांग के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि कोशिकांग क्या है। कोशिका में पाई जाने वाली झिल्ली युक्त संरचना, यानी कि जितनी भी संरचनाएं कोशिका में पाई जाएंगी वो सब क्या होंगी? मेम्ब्रेनस होंगी, यानी कि उसमें झिल्ली पाई जाएगी। तो और जितनी भी झिल्ली युक्त संरचनाएं कोशिका के अंदर पाई जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? कोशिकांग कहलाएंगी। तो कोशिकांग में क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, गाल्जी बॉडी पढ़ना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है, लयनकाय पढ़ना है, तारककाय पढ़ना है, लाइसोसोम पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? केंद्रक का। सबसे पहले हम केंद्रक पढ़ेंगे। ये केंद्रक का फिगर है। तो केंद्रक के फिगर में हम कुछ चीजें देखते हैं। पहले केंद्रक, ये जो पूरा फिगर है ये किसका है? केंद्रक का है। तो केंद्रक में ये जो केंद्रक के अंदर पूरा क्या भरा हुआ है? केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। ये क्या है? केंद्रक छिद्र है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहने का मतलब कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। फिर क्या, ये क्या है? केंद्रिका है। और इसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। ये केंद्रक कला दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक केंद्रक कला होती है, एक बाह्य केंद्रक कला होती है, और फिर ये राइबोसोम्स होते हैं। अब हम केंद्रक के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, जैसे कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक की खोज किसने की थी? यहाँ पे देखते हैं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। कितने में? 1831 में। कहने का मतलब है कि केंद्रक की खोज जीव द्रव्य की खोज से पहले हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और वो किसमें? 1831 में। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और कितनी डेट क्या थी? 1831। और अब हम बात करते हैं कि ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? जैसे आप सबको पता है कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। तो जो केंद्रक होता है कोशिका में पाया जाता है। तो केंद्रक जो होता है वो बहुत छोटा होता है। तो इसको हम ऐसे देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता हमें, तो हमें इसको स्टेन करना पड़ता है। किससे? मिथाइलिन ब्लू से। मिथाइलिन ब्लू से हम इसे स्टेन करते हैं। स्टेन कहने का मतलब कि अभिरंजित करते हैं, यानी कलर करते हैं, इसको रंगते हैं। तो जब हम मिथाइल ब्लू से इसको कलर करते हैं, तो मिथाइल ब्लू से कलर करने के बाद जो
केंद्रक होता है और जो केंद्रक के अंदर पदार्थ होते हैं वो सब हमें क्या होते हैं, क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक शरीर में होने वाली सभी क्रियाविधियों को नियंत्रित करता है। सॉरी, शरीर में नहीं, केंद्रक में होने वाली, सॉरी कोशिका में होने वाली, कोशिका में होने वाली सभी क्रियाविधि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका को क्या सॉरी केंद्रक को क्या कहते हैं, नियंत्रण कक्ष कहते हैं। किसका नियंत्रण कक्ष कहते हैं, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। ये केंद्रक का फिगर आपको याद होना चाहिए, बाकी आपको अगर लिखना होगा या पढ़ना होगा, अगर आपको फिगर याद होगा तो स्टोरी की तरह इसकी पूरी थियरी भी याद हो जाएगी। तो कोशिका सॉरी केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में। यानी कहने का मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म था, प्रोटोप्लाज्म की खोज कब हुई थी, 1837 में, और इसकी कब हुई है, 1831 में। तो इसके कहने का मतलब है कि केंद्रक जो है जीव द्रव्य से पहले खोजा गया था। और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसे हम अपनी नग्न आँख या सूक्ष्म मतलब खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं और हम इसको मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करके देखते हैं, तो हमें ये क्लियर दिखाई पड़ता है। और फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो कोशिका में होने वाली सभी क्रियाविधियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, और इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण कक्ष कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे कि ये जो होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में प्रायः इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कहने का मतलब कि अंतःप्रद्रव्य जालिका लगी होती हैं केंद्रक में। और केंद्रक में एक केंद्रक छिद्र पाया जाता है। तो केंद्रक छिद्र क्यों पाया जाता है भाई, क्योंकि जो केंद्रक है, तो केंद्रक में द्रव्य भरा हुआ है, केंद्रक में द्रव्य भरा हुआ है, तो ये इसमें पदार्थ भी होंगे। यानी कहने का मतलब कि केंद्रिका है, केंद्रिका को केंद्रक सबको कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो केंद्रिका है ये केंद्रक को कंट्रोल करती है। तो केंद्रक को सरवाइव करने के लिए केंद्रक में डीएनए भी पाए जाते हैं, और ये हमने लिखा नहीं, ये डीएनए भी पाए जाते हैं, केंद्रक में डीएनए भी पाए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को सरवाइव करने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो कोशिका के अंदर जाने चाहिए। कोशिका के अंदर किसके माध्यम से जाते हैं, तो केंद्रक छिद्र के माध्यम से केंद्रक के अंदर जाते हैं। तो और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो केंद्रक छिद्र के माध्यम से क्या होते हैं, केंद्रक से बाहर आते हैं। ये हमें केंद्रक छिद्र का कार्य पता चल गया। केंद्रक द्रव्य क्या होता है कि केंद्रक द्रव्य इसमें पड़े पदार्थों को सूखने नहीं देता, ये हमेशा क्या बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है केंद्रक में। और जो जितने भी न्यूट्रेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, इसी केंद्रक द्रव्य में होते हैं। और ये जो केंद्रिका होती है, बाकी जो चीज़ें केंद्रक के अंदर पाई जाती हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती हैं, केंद्रक द्रव्य से एब्जॉर्ब करती हैं। फिर हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब देख रहे होंगे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है, यानी कहने का मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कहने का मतलब कि खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, और दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। ये हम जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला क्या होता है, केंद्रक कला दो प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब एक अंतः केंद्रक कला और दूसरा बाह्य केंद्रक कला।
ठीक। एक क्या है, एक अंतःकेंद्रक कला है, दूसरा बाह्य केंद्रक कला है। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे कि ये कोशिका द्रव्य, इसका कार्य हम बताएं आपको कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सेपरेट करने का यानी अलग करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को अलग करने का कार्य करती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो होती हैं केंद्रक कला, यानी कहने का मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक होता है क्या, अंतःकेंद्रक कला, और दूसरा होता है बाह्य केंद्रक कला। तो अंतःकेंद्रक कला और बाह्य केंद्रक कला क्या काम करते हैं, जो ये केंद्रक द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य होता है, इन दोनों के सेपरेशन का कार्य करते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए का क्या कार्य होता है, आप सब जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या काम करता है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो डीएनए पाया कहाँ जा रहा है, केंद्रक में पाया जा रहा है। और ये जो डीएनए होता है, डीएनए में कुछ जो कोडान्स होते हैं, कहने का मतलब कि प्रोटीन कोड जो होते हैं वो भी यहीं पे पाए जाते हैं, केंद्रक में ही पाए जाते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और जो जीन्स होते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं डीएनए के ऊपर अवेलेबल होते हैं, और ये डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। ये जो केंद्रक कला होती है, केंद्रक कला की मोटाई कितनी होती है, तो ये केंद्रक कला की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखेंगे कि जो हमारा केंद्रक है, इसके कार्य क्या होते हैं। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, तो पहला नंबर तो केंद्रक क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। एक कार्य ये हुआ, कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर अब हम दूसरा कार्य अगर देखें, तो इसमें जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिकल फंक्शन होते हैं जितने भी, उनको क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। और फिर ये कोशिका विभाजन को भी नियंत्रित करती है। और इसमें जो होते हैं कि डीएनए की पुनरावृत्ति यानी रेप्लिकेशन, तो एक एक लिखते हैं हम लोग। ये क्या करती है, पहले नंबर पे हम लिखेंगे आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए। जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, उससे जो गुण, यानी कहने का मतलब जो उसके कैरेक्टर होते हैं, उसके कैरेक्टर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मतलब आनुवांशिक पदार्थ के जो गुण होते हैं उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। सीधे से हम कह सकते हैं कि डीएनए के गुणों को क्या करता है, डीएनए के गुण को नियंत्रित करता है। ठीक है। फिर अब हम दूसरी चीज़ देखें, तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को कंट्रोल करता है। फिर अगर हम कहें कि ये इसमें जो होता है कि ये कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न को भी कंट्रोल करता है। ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड हुआ, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, सेल डिवीज़न को नियंत्रित करता है। और फिर अब हम बात करें कि जो होता है इसमें कि जो प्रोटीन, जो जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए में कोडान्स होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, कोडान्स।
तो उन कोडान्स को मतलब उस कोडान्स में क्या होते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन कूट को नियंत्रित करता है ये। जो वो कोडान्स होते हैं, जैसे कोडान्स ही होते हैं जो आनुवांशिक सूचना को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोटीन कोड होते हैं इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब तक हमने कितने पढ़े, 4 पढ़े हैं। पहला हमारा क्या है, आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए के गुणों को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को नियंत्रित करता है। और फिर तीसरा क्या है कि सेल डिवीजन को भी नियंत्रित करता है। और चौथा क्या है, चौथा हमारा क्या है कि प्रोटीन के कोड को भी, यानी कि जो प्रोटीन कोड होते हैं, जैसे जो आनुवांशिक सूचना आगे बढ़ाते हैं, उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और फिर अगर हम बात करें कि जितने भी गुणसूत्रीय जालक होते हैं, गुणसूत्रीय जालक, अंतरावस्था में जो गुणसूत्रीय जालक होते हैं, जो गुणसूत्रीय जालक होते हैं उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जैसे कि जो कोशिका विभाजन के जो अंतरावस्था में, जैसे कि अंतरावस्था कहने का मतलब कि एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, उसके पहले जो कोशिका थी, जैसे कि ये सेल है, इसको हम अंतरावस्था कहेंगे कि ये अंतरावस्था मतलब पहले की अवस्था में कोशिका है। तो इस कोशिका में जब डिवीज़न होगा, एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो इसमें गुणसूत्र यानी कहने का मतलब कि क्रोमोसोम का भी डिवीज़न होगा। तो ये क्रोमोसोम का डिवीज़न जो करवाता है, ये किसके देख रेख में होता है, केंद्रक के देख रेख में होता है। तो कहने का मतलब कि ये गुणसूत्रीय जालिका कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का विभाजन करती है। ठीक है, गुणसूत्र का विभाजन करती है। ये तो हुए कोशिका के कार्य। अब हम बात करते हैं केंद्रक के कार्य हुए। तो केंद्रक के आधार पे जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या होता है, प्रोकैरियोट, और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोट। अब हम इन दोनों कोशिकाओं को अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इनके बारे में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसको पूरे एकदम डिटेल से समझेंगे, इन दोनों कोशिकाओं के बारे में। और बाकी की जो कोशिकांग हैं वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।